हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सीपीए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक टॉपिक रहता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास सिलेबस में बेसिकली चार कंट्रीज दी गई हैं, 4 कंट्रीज आर देयर। इसमें आपका यूके है, यूएसए है, आपका फ्रांस है और आपका जापान है। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज यहाँ पर है। इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत ही एक अच्छा कंटेंट आपके पास हो जाता है और वहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। कई बार तो 3-4 क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ फीचर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो यूके का यहाँ पर है उसके बारे में कुछ देखेंगे, क्या क्या फीचर्स बेसिकली इसके हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल पीडीएफ्स मिल जाएंगी लेक्चर्स की और अपडेट्स भी मिलती जाएंगी आपको। जो भी अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लासेस होती हैं उसकी अपडेट तो फॉलो कर सकते हैं आप अनअकैडमी पर भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का भी और अनअकैडमी की प्रोफाइल का भी, आप देख सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और रनिंग कोर्सेज की बात करें तो कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आजकल 4 बजे क्लास होती है और पेपर 1 के ऊपर एक रिवीजन कोर्स चल रहा है गाइस, बिल्कुल आप देख सकते हैं 9 बजे होता है। और बाकी प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं यहाँ पर। तो आइकॉनिक में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें आपको पर्सनल कोच भी मिलता है जो आपको गाइड करेगा डेफिनेटली। और बेकी 10 यूज़ कर सकते हैं आप कोड 10% ऑफ के लिए। कोई सा ही प्लान ऑप्ट कर सकते हैं आप, 6 मंथ 12 मंथ व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूके की अगर हम बात करें तो यूके में जो यूनाइटेड किंगडम आपका है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ओवरव्यू बेसिकली है क्या। तो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है आपका बेसिकली जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड इसका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन में आता है आपका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और जो इंग्लैंड और वेल्स हैं वो बेसिकली यूनाइट हुए थे 1535 में। ठीक है, और स्कॉटलैंड ने ज्वाइन किया उसके बाद, फिर स्कॉटलैंड ने ज्वाइन किया उसके बाद 1707 से। और उसके बाद बना ये आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो पहले इंग्लैंड और वेल्स यूनाइट हुए, उसके बाद स्कॉटलैंड ने ज्वाइन किया, फिर जाके ग्रेट ब्रिटेन बना। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड जो है ये बेसिकली फॉर्म किया गया था 1921 में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड ये बेसिकली आपका बना 1921 में। तो यहाँ पहले यूनाइटेड किंगडम नहीं था ये, फिर आपका ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आइलैंड जब साथ में आए उसके बाद यूनाइटेड किंगडम बना यूके। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन आज की डेट में बने हुए हैं सबकी मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का। ठीक है, तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इसको कहते हैं गाइस। इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है आपने कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम कहाँ पर था, बिल्कुल यूके में। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक मिक्सचर है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इट इज बेसिकली अ ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मिक्सचर है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का। यानी कि जहां पर मोनार्क होते हैं, तानाशाह भी होते हैं, एरिस्टोक्रेट जहां पर काफ़ी ज़्यादा एक हाई क्लास के लोग भी रहते हैं, और डेमोक्रेसी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जहाँ पर लोग सरकार चुनते हैं। अब कुछ फीचर्स देखते हैं गाइस इसके। तो फीचर्स में सबसे पहला आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस ये कैसा है, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बेसिकली लिखा नहीं गया है। ठीक है, बहुत ही कम पोर्शन जो है इसका एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आपको मिलता है। अदरवाइज जो मेजोरिटी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनरिटन। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके जो हिस्ट्री और इवोल्यूशन से यहाँ पर बना हुआ है बेसिकली। और ऐसा नहीं है कि एक बार में लिखा गया, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बार में लिखा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इवॉल्व होता गया धीरे धीरे। ये बेसिकली स्टैटिक नहीं है ये, बट अ डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है ये, डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। डायनामिक का मतलब होता है जहाँ पर जो चेंजेस होते हैं ना वो फ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे सिचुएशन पड़ती है वैसे वैसे आप क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं जो भी प्रोविजन यहाँ पर रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। एल एस एमेरी यहाँ पर एक स्कॉलर थे, इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये ब्लेंड है आपका, जिसमें फॉर्मल लॉ, प्रेसिडेंट आपके और ट्रेडिशन, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। यानी कि सब चीज़ों का मिक्सचर है। यहाँ पर फॉर्मल लॉ भी होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस भी आपके रहते हैं, कुछ मान्यताएं भी यहाँ पर होती हैं। तो सारी सारे बिलीव्स यहाँ पर हैं, जो बिलीव्स हैं उनको भी माना जाता है, उनको भी काफ़ी हद तक यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, एल एस अमेरी ने कहा।
अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का गाइस, दैट इज योर कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होती हैं? कन्वेंशंस होती हैं जहां पर बेसिकली आप कुछ ऐसी चीजें सेट करते हो, ऐसी कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है, जो अनरिटन होते हैं, जो ओरली यहाँ पर बेसिकली आप एक्सेप्ट करते हैं। तो जेएस मिल्स ने इनको कहा, इन कन्वेंशंस को अनरिटन मैक्सिम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो लिखे नहीं गए हैं लेकिन माने जरूर जाते हैं। ये जो कन्वेंशंस है ये अनरिटन प्रिंसिपल्स होते हैं पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस के, ठीक है, और साथ ही साथ जो कस्टमरी प्रिंसिपल्स होते हैं, आपके जो ट्रेडिशन चले आते हैं, रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं आपके, उनके बेसिकली उनके ऊपर बेस्ड रहती हैं ये चीज़ें, विच हैव डेवलप्ड विद द टाइम। अब ऐसा नहीं कि एकदम से आपने कहीं पर मिले आप और आपने कन्वेंशंस तैयार कर दी, नहीं, ये इवॉल्व हुई है। मैं जैसे पहले कहा कि इवॉल्व हो रही हैं ये चीज़ें, और इवॉल्व होते होते क्या है, ये इस मुकाम तक पहुंचे कि इनको फिर आप नकार नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी कोई प्रथा चलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जी इन द वर्किंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है वो सारा का सारा काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करता है। और दे आर ऑब्जर्व इंपॉर्टेंटली, इनको इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दे आर बैक्ड बाय ट्रेडिशन एंड पब्लिक ओपिनियन। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज यहाँ पर ये है कि जो ट्रेडिशन है आपकी, रीति रिवाज आपके हैं, पब्लिक ओपिनियन है, लोगों के जो बिलीव्स यहाँ पर हैं, उन पर्टिकुलर बिलीव्स, उन पर्टिकुलर ट्रेडिशंस के बेसिस पे जो है इनको बेसिकली यहाँ पर बनाया गया है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका रहता है सोसाइटी से, जो भी बिलीव सिस्टम होता है वहाँ से, ठीक है। तो कन्वेंशंस में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कन्वेंशंस देख लेते हैं, क्या कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस आपके सामने हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं देखो। किंग है, क्वीन है, उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपनी लीगल पावर को ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, जो कि हेड की जाएगी किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यानी कि जो भी किंग है या क्वीन है यहाँ पर, जो आपका हेड है, उसको अपनी लीगल पावर्स को यहाँ पर एक्सरसाइज करना है तो उसको किसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी? जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में होता है ना, वहां पर लेनी पड़ेगी आपको ब्रिटिश कैबिनेट या फिर जो प्राइम मिनिस्टर वहां पर होता है उसकी एक तरह से एडवाइस लेनी पड़ेगी। इंडिया में भी ऐसे होता है, प्रेसिडेंट को अगर अपनी पावर्स यहाँ पर एक्सरसाइज करनी है तो पीएम की एडवाइस लेता है, ठीक है। तो किंग शुड अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एज प्राइम मिनिस्टर। वही चीज जो इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो किंग है हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा, वो क्या करेगा? वो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि जो मेजॉरिटी पार्टी यहाँ पर है, जिसके पास बहुत सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पर होंगी हाउस ऑफ कॉमन में, जो लोअर हाउस आपका है, उसके लीडर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा राजा के द्वारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और जो राजा होगा वो बिल्कुल डिसॉल्व करेगा लोअर हाउस को, पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स को, अगर यहाँ पर एडवाइस करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। और जो किंग है, ही शुड गिव हिज एसेंट टू द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जो भी बिल्स पास करे हुए हैं उसको एसेंट कौन देगा? उसको मंजूरी कौन देगा? उसको देगा मंजूरी आपका यहाँ पर राजा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट देता है इंडिया में। द कैबिनेट इज कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो कैबिनेट होगा वो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली दोनों तरह से जो है रिस्पॉन्सिबल होगा हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, लोअर हाउस के लिए, ठीक है। कलेक्टिवली आपका जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से, और इंडिविजुअली जो यहाँ पर वो मेंबर की कैपेसिटी से आता है। तो ग्रेट चार्टर यहाँ पर इसके बाद जो है आपके पास सोर्स रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला सोर्स हमने देखा कन्वेंशंस, दूसरा सोर्स है ग्रेट चार्टर। ये कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि क्राउन की क्या पावर्स यहाँ पर है, लिबर्टीज क्या है यहाँ पर सिटीजन्स की, उनको क्या क्या फ्रीडम्स दी गई हैं। ये ग्रेट चार्टर्स में कुछ चीजें लिखी होती है, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैग्ना कार्टा 1215, द पेटिशन ऑफ राइट्स 1628, बिल ऑफ राइट्स 1689, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके जो ग्रेट चार्टर यहाँ पर थे। अब स्टैट्यूट्स की बात करें तो स्टैट्यूट्स होते हैं आपके जो लॉ यहाँ पर बनाए जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जिस तरह से सिचुएशन आपके सामने पड़ती है उस सिचुएशन के हिसाब से जब आप लॉज यहाँ पर बनाते हैं। कौन बनाता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये रेगुलेट, ये जो लॉ होते हैं, स्टैट्यूट्स होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटेन, यानी कि इनके द्वारा काफी सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रन किए जाते हैं जो भी आप लॉज बनाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फॉर एग्जाम्पल एक हैबियस कॉर्पस एक्ट है यहाँ पर 1679 का, तो बेसिकली ये आपका ग्रेट चार्टर रहता है जो काफी ज्यादा एक रोल प्ले करता है आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉमन लॉज होते हैं गाइस। अब कॉमन लॉज में दीज आर बेसिकली मेड बाय बॉडी ऑफ जजेस, ठीक है। मतलब जो जजेस होते हैं बहुत सारे, वहां पर एक बॉडी ऑफ जजेस होती हैं, वो बेसिकली बनाते हैं इन कॉमन लॉज को।
इट हैज़ डिफाइंड सम इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पर डिफाइन होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर डिफाइन होते हैं जो बेसिकली जो गवर्नमेंट की पावर्स होती है ना उससे रिलेटेड होते हैं, और इसकी जो रिलेशन होता है सिटीजन्स के साथ उससे रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पर है। दीज लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द जुडिशियल कोर्ट्स। लॉज हैं ये किसके द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं, जुडिशियल कोर्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं बॉडी ऑफ जजेस के द्वारा, और एनफोर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं जुडिशियल कोर्ट्स के द्वारा। डॉक्टर ऑग आते हैं यहाँ पर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है कॉमन लॉ के बारे में। कॉमन लॉ इज अ वास्ट बॉडी ऑफ लीगल परसेप्ट एंड यूजेस which through the centuries has acquired binding and almost immutable character। कॉमन लॉ के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि मतलब काफ़ी एक वाइड बॉडी है आपकी लीगल परसेप्ट की एक या यूजेस की, जो बेसिकली बहुत सालों पहले से, यानी कि सैकड़ों सालों पहले से क्या है एक तरह से बने हुए हैं, और इन्होंने अब इस तरह का स्टेटस एक्वायर कर लिया है कि वो बाइंडिंग हो जाते हैं, उनको आपको फॉलो करना ही करना है, और आपको उनको जो है इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये इम्यूटेबल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, डॉक्टर ऑग ने स्टेटमेंट दी है। लीगल कमेंट्रीज आती हैं गाइस इसके बाद। तो लीगल कमेंट्रीज में क्या है, लीगल कमेंट्रीज में आपके देखो ये होती बेसिकली टेक्स्ट बुक्स। जो लीगल कमेंट्रीज होती क्या होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बुक्स होती हैं जो कि लिखी गई होती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होती है, उनके द्वारा कुछ लिखी गई बुक्स होती है, वो लीगल कमेंट्रीज यहाँ पर कहलाती हैं। ये प्रोवाइड करती है इनसाइट इनटू द वर्किंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो ब्रिटिश जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में बेसिकली बताते हैं कि किस तरह से काम करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सारा का सारा उसमें मेंशन किया गया होता है। और जो कमेंट्रीज होती हैं ये क्लैरिफाई करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, कहाँ तक वो वैलिड है, कितनी उनकी जुरिस्डिक्शन है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई होती है। फॉर एग्जांपल एवी डाइसी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में इसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, 1880, 1885, 1887 या फिर समथिंग एल्स। 1887 कुछ जो भी आपको लगता है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मुझे पता चलेगा आप कितने एंगेज्ड है क्लास में। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है जी यहाँ पर, कैसा है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेक्स्ट फीचर आता है इसका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इट कैन बी अमेंडेड बाय। देखो भाई फ्लेक्सिबल क्यों है ये, क्योंकि इसको हम इतना इजीली अमेंड कर सकते हैं ना पार्लियामेंट में, जितना हम यहाँ पर दूसरे लॉज, ऑर्डिनरी लॉज, साधारण जो लॉज कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं या फिर अमेंड किए जाते हैं ना, तो उसी तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया जा सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबल है। तो हम कह सकते हैं दैट देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉज इन ब्रिटेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है गाइस, देखो यूके में आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करें, आप ऑर्डिनरी लॉज की बात करें, वो बनाए भी एक तरीके से जाते हैं और अमेंड भी एक तरीके से किए जाते हैं, कोई खास डिफरेंस है नहीं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आपका जो ऑर्डिनरी लॉ होता है, साधारण लॉ होता है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी किसके पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का होने का मतलब ये हुआ कि सारी की सारी पावर जो है एक बॉडी के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो लोकल गवर्नमेंट है, बोलेंगे सर यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट्स भी होती, तो लोकल गवर्नमेंट जो यहाँ पर क्रिएट की जाती है ना, वो की जाती है ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। यानी कि जब आप यहाँ पर चाहते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन आपने अच्छे से चलाना है, तो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज यहाँ पर कर देते हैं ताकि आपका काम जो है इजीली हो सके। लेकिन अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही यहाँ पर सारी की सारी पावर्स रहेंगी। बाकी बात करते हैं दूसरे फीचर की, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर रहती है। द किंग इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव, लाइक इंडिया। इंडिया में भी प्रेसिडेंट आपका कैसा रहता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहता है, और कैबिनेट क्या रहता है, रियल एग्जीक्यूटिव। और द पार्टी विच सिक्योर्स मेजॉरिटी सीट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया में होता है सेम की भी, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स आ गई जिस पार्टी के पास, वो जो है आपके यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगा लोअर हाउस में बेसिकली, जिसकी सीट्स ज़्यादा होंगी। द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि इंडिया में होता है बाय क्वीन एंड किंग, इंडिया में जो है प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और मिनिस्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जी हाउस ऑफ कॉमन के लिए, यहाँ पर रहते हैं लोअर हाउस के लिए। हमारा लोअर हाउस कौन है, यहाँ पर लोकसभा। ठीक है, इसको बिल्कुल जब इंडियन कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उसको देखेंगे
किंग कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोअर हाउस यहाँ पर राजा या किंग डिसॉल्व कर सकता है। बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर चीजें हैं जो हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में भी पढ़ी हुई हैं। अब सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट का क्या मतलब हुआ? सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम, यानी कि सबसे ऊपर होना और उससे ऊपर कोई भी नहीं है, और वही जो है सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड करता है। सुप्रीम पावर कहने का मतलब ये है, किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर किसकी है यहाँ पर? बेसिकली पार्लियामेंट की होगी। विद इन द स्टेट जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी वो कौन होगा? वो होगा पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर क्या कर सकता है? कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी लॉ अमेंड कर सकता है, कोई भी लॉ सब्सटीट्यूट कर सकता है दूसरे लॉ के साथ, या फिर कोई भी लॉ रिपील यानी कि कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में बेसिकली पावर होती है, और बहुत पावरफुल हाउस ऑफ बेसिकली पावरफुल लोअर हाउस आपका रहता है ये। डी लोर्म कहते हैं द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मैन ए वुमेन अ मैन, एक्सेप्ट मेक ए वुमेन अ मैन एंड अ मैन अ वुमेन। कहने का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सब कुछ कर सकता है एक चीज को छोड़ के, यानी कि जेंडर चेंज नहीं कर सकता है किसी का। मैन को वुमेन और वुमेन को मैन नहीं बना सकता है, आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकता है। डी लॉ ने एक तरह से इंपॉर्टेंस बताई है या फिर पावर यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और जो पार्लियामेंट है इट कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बाय द सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी लॉज आर मेड। तो जैसे कि हमने पहले से यहाँ पर डिस्कस कर लिया हुआ है, तो देयर इज बेसिकली नो जुडिशियल रिव्यू। ब्रिटेन में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, और पार्लियामेंट्री लॉज जो है दे कैन नॉट बी डिक्लेयर इनवैलिड बाय जुडिशरी। जुडिशरी के द्वारा जो पार्लियामेंट ने लॉज बना दिए उनको इनवैलिड नहीं करार दिया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, इसको आप याद करना। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है ब्रिटेन में, यूएसए में है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात अगर हम करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में गाइस देखो ब्रिटेन एक मोनार्कियल स्टेट होता है। ठीक है, ये एक तानाशाह स्टेट हम कह सकते हैं इसको। एक ही यहाँ पर बेसिकली एक यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट रहता है। लिमिटेड हेरिडिटरी मोनार्की इसको हम कहते हैं। बेसिकली लिमिटेड होती है मोनार्की, कैसी होती है? लिमिटेड। और होती कैसी है? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब हो गया जो आपके बेसिकली पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। ठीक है, तो हेरिडिटरी मोनार्क में बेसिकली किंग आता है, क्वीन आती है, हेड ऑफ द स्टेट बेसिकली रहेंगे यहाँ पर, और द क्राउन इज द विजिबल सिंबल ऑफ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके नाम से होगी? जो क्राउन आपका बेसिकली रहेगा उसके नाम से रहेगी, जैसे आपकी इंडिया में रहता है। और जो किंग और क्वीन है ना, वो सिर्फ रीन करते हैं, रूल नहीं करते। कहने का मतलब क्या हुआ? उनके नाम से शासन चलता है, राजा और रानी जो भी यहाँ पर रहती हैं, तो उनके नाम से जरूर शासन चलता है, लेकिन जो डिसीजन लिए जाते हैं ना वो राजा और रानी के द्वारा नहीं लिया जाता है। हालांकि रिप्रेजेंट वही करते हैं जो भी डिसीजन लिया जाता है, लेकिन डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट के द्वारा। जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल है, डिसीजन लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। दीज पावर्स आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द कैबिनेट। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि कैबिनेट के द्वारा इसको क्या है एक्सरसाइज किया जाता है, जो भी एक्चुअल पावर्स यहाँ पर होती है विद इन द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर जिसका हेड होता है कैबिनेट का। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। किंग क्या है? किंग एक पर्सन है, व्हाइल द क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन। जो राजा है वो एक पर्सन होता है, लेकिन क्राउन एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक सिस्टम होता है क्राउन, उसमें आपका राजा रहता है। और किंग क्या है? मॉर्टल है, बिल्कुल एक ना एक दिन मरेगा, इंसान है। व्हाइल द क्राउन इज इमॉर्टल। सिस्टम है वो तो चलता रहेगा, सिस्टम इज नॉट मॉर्टल, सिस्टम हमेशा चलता रहेगा, लेकिन राजा आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में है गाइस, तो इसमें कहा गया है द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। कहने का मतलब हुआ कि जो राजा एग्जिस्टिंग राजा है अगर वो मर जाता है तो उसके बाद और भी राजा आएंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा, इसलिए लॉन्ग लिव द किंग जो नेक्स्ट किंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द पर्सन हु ऑक्यूपाइड द थ्रोन इज डेड, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो किंगशिप का यहाँ पर है वो चलता रहेगा, जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। राजा आएंगे राजा जाएंगे, लेकिन सिस्टम चलता रहेगा। रूल ऑफ लॉ यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर रहता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें कहते हैं कि लॉ क्या है? इट इज सुप्रीम एंड गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ क्या है आपका? सुप्रीम यहाँ पर रहता है, और जो गवर्नमेंट है उस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगी। एवी डाइसी ने यहाँ पर अपनी बुक में कहा है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट बुक है, 1885 में बेसिकली लिखी गई थी। इसमें 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं रूल ऑफ लॉ के, ये इंपॉर्टेंट है। एवी डाइसी की जो बुक है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है, इसकी पब्लिकेशन डेट भी आपने याद रखनी है। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल।
तीन चीज़ें हैं। एक तो आर्बिट्ररी पावर नहीं रहेगी यहाँ पर, तानाशाही पावर जो होती है। लॉ लॉ के सामने सभी जो है बराबर रहेंगे, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। और प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब हुआ, प्राइमेसी का मतलब होता है प्रायोरिटी। सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे? जो इंडिविजुअल के राइट्स होंगे उनको, ठीक है। इंडिविजुअल के राइट्स को आप नहीं छीन सकते हैं, उनको आपने प्राइमेसी देनी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम एक और एक फीचर देखते हैं यूके का, वो है बाइकैमरलिज्म, हैविंग टू हाउसेस। बाय मतलब दो, कैमरल मतलब हैविंग टू हाउसेस बेसिकली, ठीक है। दो हाउस है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बेसिकली अपर हाउस आपका है, ओल्डेस्ट चैम्बर है जी आपका ये अपर हाउस ओल्डेस्ट है। 677 मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं। मोस्टली हेरिडिटरी बॉडी है ये, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है बस वही उन्हीं में से अपॉइंट किए जाते हैं इसमें। और इसमें लॉर्ड्स, पियर्स, नोबल्स रहते हैं। एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट इनको कहते हैं, जैसे लॉर्ड्स है, पियर्स है, नोबल्स है, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक जैसे हमारा राज्यसभा होता है ना अपर हाउस, वैसा लगभग है। लेकिन यहाँ पर आपके चलते हैं जो हेरिडिटरी पर्सन्स होते हैं, जैसे राजा का बेटा राजा या कुछ और, मतलब जो एक क्लास होती है इनकी रिच क्लास, या हम कहें कि लॉर्ड्स वाली जो क्लास यहाँ पर रहती है। हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस रहता है बेसिकली, ओल्डेस्ट ये भी है। और 659 मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। मोर पावरफुल देन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज़्यादा पावरफुल कौन रहेगा? दिस विल बी मोर पावरफुल हाउस ऑफ कॉमन्स। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे आपके, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, जैसे कि हमारा लोकसभा यहाँ पर एग्जांपल है। और जो सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कैसे? इंग्लैंड में अलग से होंगी, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी कि जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स इसके बेसिकली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड की जाती है इनकी पूरी पूरी सीट्स। तो ये आपका बाइकैमरलिज्म, इसमें याद रखना कि अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पावरफुल कौन सा हाउस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, और अपडेट जो भी यहाँ पर रहेगी अनअकैडमी में जो फ्री क्लासेस होती है उनके लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो बाकी आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और रिवीजन कोर्स भी यहाँ पर पेपर 1 के ऊपर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आइकॉनिक सेशन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन। तो बेगी 10 यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जी आप, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा इस कोड से, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक बाय बाय, टेक केयर। कुछ और चीज़ें लेके आएंगे आपके सामने डेफिनेटली, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी, तो तभी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और बेल आइकन प्रेस करके रखना यहाँ पर, ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको फिर नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही लेक्चर अपलोड हो। और 8 बजे हमारा पेपर 1 का एक बेसिकली एक वीडियो आता है, इसमें आजकल हम कर रहे हैं PYQs, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 आ जाएगा, तो बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।